नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। भाई देखो सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू मांग रहे हैं जैसे साइन पी कॉस पी टेन पी, तो सबसे पहला टारगेट कि ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, फिर तो रेशियो निकल जाता। तो हमारा फोकस तो यही है कि तीन साइड किसी तरह फाइंड आउट हो जाए। तो फिगर बना के देखते हैं कि इसने हमें दिया हुआ क्या क्या है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, बाकी पी और आर की नेमिंग आपकी मर्जी है, कहीं पर भी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखो, गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, कौन कौन सी साइड्स का सम है फिगर में देखते हैं। पी आर और प्लस क्यू आर, इन दो साइड्स का सम उसने दे रखा है 25। दोनों साइड्स का मेजरमेंट नहीं है लेकिन इनका सम दे रखा है। एंड पी क्यू 5, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना। एंड पी क्यू जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। तो सबसे पहला टारगेट सिर्फ मेरा ये है कि मुझे किसी तरह इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता लगना है। तो तीनों साइड निकाल देंगे, यहां से कोई बड़ा काम नहीं है। देखो लेट कर लिया मैंने थोड़ी देर, पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर को एक्स लेट कर लिया। तो दिस इंप्लाई, ये क्या हो जाएगा, x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहां से अगर मैं क्यू आर की वैल्यू देखूं तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो मेरे पास अब मैं मेजरमेंट देखूंगा, मैंने पी आर को लेट किया, पी आर इसको x लेट किया था, तो यहां से मुझे क्यू आर की वैल्यू मिल गई, क्यू आर की वैल्यू मिली 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन ये करने में, मैं जल्दी साइड्स कैलकुलेट कर दूंगा। कैसे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाई पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी आर हमारे पास है x इज इक्वल टू आर क्यू हमारे पास है 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 625 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 50x और प्लस का 25, ठीक है। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करा यहां तक, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस के 50x को इधर शिफ्ट कर दो तो पॉजिटिव 50x हो जाएगा, और 625 में 25 ऐड कर दो तो ये आपके पास 650 हो जाएगा, 650। तो यहां से x की वैल्यू 650 अपॉन 50, तो x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। हमारे पास x आ गया कितना, 13। अगर x आ गया तो आगे का काम देखो जरा। तो दिस इंप्लाई, ठीक है, ये आगे का वर्क है। x का मतलब पी आर हमें पता लग गया 13 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस x, और x कितना आया 13, तो क्यू आर का मेजरमेंट हो गया 12 सेंटीमीटर। देखो ट्रायंगल की तीनों साइड पता लग गई, एक साइड तो उसने 5 दे रखी थी, बाकी आपने पी आर का जो मेजरमेंट निकाल लिया वो आ गया 13 सेंटीमीटर जो x था, और 25 माइनस x करके इसकी वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, अब जिसकी वैल्यू मांग रहे हैं निकाल देते हैं। देखो नाउ साइन P, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन P परपेंडिकुलर आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। तो यहां से साइन P, आर क्यू की वैल्यू देखो कितनी है 12 और पी आर की वैल्यू है 13, एक आंसर ये रहा। फिर निकालते हैं कॉस P, कॉस यस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस कॉस P, बेस हो गया पी क्यू, देखो क्योंकि बेस एंगल P चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यही है बेस एंगल तो यही बेस रहेगा आपका पी क्यू, और अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। तो कॉस P इज इक्वल टू, देखो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 और पी आर है 13, ठीक, ये आ गया। एक और रह गया tan P, tan क्या होता है परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, तो बेस एंगल तो P है ना, तो वही रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा बेस एरा, तो 10P परपेंडिकुलर हो गया RQ और बेस हो गया PQ, तो 10P इज इक्वल टू, देखो RQ का मेजरमेंट कितना है 12 अपॉन PQ। तो इस तरीके से अब वो अगर एंगल R की है उससे कुछ भी मांगेगा, ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो गया, ये सारे आपके आंसर आ चुके। अब सपोज वो आपसे यूं कहते कि भैया साइन R का आंसर और बता दो, तो देखो बेस एंगल चेंज कर दिया उसने, R की तरफ से मांग रहा है, तो R की तरफ से मांगने का मतलब है बेस हो जाएगा RQ और परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर मुझे साइन R की वैल्यू चाहिए तो देखो R के लिए परपेंडिकुलर है PQ और हाइपोटेनियस है PR, हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है, साइन R तो PQ 5 और PR 13। तो इस तरीके से नेमिंग में कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें नेमिंग के अकॉर्डिंग बेस पता होना चाहिए बस। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करना है इनका और जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, चलिए। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, वो कहता है कि 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, क्या ये ट्रू है? करके देखते हैं। चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, से ए बी सी, इसने वैल्यू दे रखी, तो ए को 9 बेस एंगल में यहां ले लो, बाकी बी सी की नेमिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके आप यहां पे ले लो। ठीक है, मैंने कहा इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस 3 है। ठीक है, तो अगर मैं अब 10a की वैल्यू देखूं, देखो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊंगा थर्ड साइड 5 निकलेगी, 100% पाइथागोरस ट्रिपलेट के नंबर होते हैं, तो सबसे बड़ी हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 5 ही होगी, आप फाइंड आउट भी करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहां से 10a देखूं, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर मैं 10a की वैल्यू देखूं तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3, तो अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 3 से तो 1 पॉइंट समथिंग चलेगा, है ना भाई, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 चलता रहेगा, तो 1 से तो बड़ा हो गया, है ना, ग्रेटर देन 1 ही तो है। ठीक, हो सकता है कि अगर मैं इसे तो 4 कर दूं बेस को और परपेंडिकुलर को कर दूं 3, तो अब अगर मैं 10a देखूं तो परपेंडिकुलर यानी 3 और बेस 4, तो अब जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लेस देन 1 आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो लेस देन 1। तो ऐसा नहीं है कि आपके बेस सॉरी 10a की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 से छोटी हो, 1 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो ये इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली चीज तो ये आई आपके पास। दूसरा, फिर वो आपसे कहता है कि sec a इज इक्वल टू 12/5, तो इसी ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, sec a इज इक्वल टू 12/5, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। क्या ये पॉसिबल है कि sec a की वैल्यू 12/5 हो किसी भी एंगल a के लिए? तो sec हमारे को याद आया, sec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर मैं देखूं तो हाइपोटेनस 12 बेस 5 बिल्कुल हो सकता है, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हाइपोटेनस बड़ी है बेस छोटा है। अगर आप इसमें सॉल्व करके देखोगे तो आपका जो आंसर है वो कैसा है, आप इसको भी निकाल के देख सकते हो यहां से पाइथागोरस लगा के। अगर मैं BC स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो जरा देखो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, तो जो भी आपका BC स्क्वायर आएगा ये आएगा 9 और ये बचेगा आपके पास, है ना। तो अंडर रूट 119, अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो अंडर रूट 119, अंडर रूट 119 का मतलब क्या हुआ, ये आपके पास आएगा 2 2 जा 4 3 जा 9 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो देखो ये भी छोटी आ रही है हाइपोटेनस, तो इसका मतलब sec a
12/5 हो सकता है किसी भी एंगल ए के लिए कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हमने रिमेनिंग साइड फाइंड आउट करके देख ली। रिमेनिंग साइड जो भी हमारी निकल के आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, 3 पॉइंट समथिंग है तो हाइपोटेनस से छोटी जो भी वो साइड आएगी, तो बिल्कुल ठीक है, हाइपोटेनस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो किसी भी एंगल ए के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब वो कहता है cos a इज अ ऑब्जर्वेशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट का मतलब क्या होता है? cos, ठीक है। तो वो कहता है कि किसी भी कोसेकेंट एंगल के लिए ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहली बात, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का मतलब कॉसेक होता है, ना कि कॉस। कॉस का मीनिंग होता है कॉसाइन। ये मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बताया था तो कॉसाइन की शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि कॉस होती है, कॉसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म कॉस एक होती है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब कॉम्बिनेशन, तो कॉस ए का मीनिंग कॉसिकेंट और ए एंगल की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने आपको फुल फॉर्म के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म बताई थी कि नाम से कभी गलती कर जाओगे, सर COS आ रहा है तो ये नहीं, ये कॉसेक तक इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कॉस की शॉर्ट फॉर्म कोसाइन के लिए होती है, कॉस इज स्टैंड फॉर कोसाइन, ठीक है। फिर कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है आपका। कॉट और ए, देखो अगर एक ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लिखिए कॉट ए, तो इसका मतलब ये नहीं है डज नॉट इक्वल टू के कॉट की मल्टीप्लीकेशन ए से, इसको कहते हैं ऑब्रिविएशन। ऑब्रिविएशन का मतलब ये कॉम्बिनेशन होती है दो फंक्शन की। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कैसे कैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये आपका एंगल है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉट ए है, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता ये। दैट्स व्हाई ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं कहलाता, इसको ऑब्रिविएशन कहते हैं ऑफ कॉट एंड ए। तो ये हमारे पास ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। अब वो कहता है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अभी देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी नेमिंग दे दो, क्योंकि इस बार तो थीटा दे रखा है, बेस एंगल तो थीटा यहां बना देंगे। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, हमें गिवन है 4/3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3। लो जी, यहीं से पता लग गया, ट्रायंगल की हाइपोटेनस कभी भी बेस या परपेंडिकुलर से लेस नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटी नहीं होती, हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल। तो इज इट क्लियर? तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है, तो थोड़ा सा लॉजिक हमें देखना पड़ता है ना। लॉजिक मींस किसी क्वेश्चन को करने का वे, ये आना चाहिए, है ना। लॉजिक का मीनिंग क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, बेसिक क्लियर होने चाहिए हमारे। तो कई बार आप देखा करो वीडियोस को और नोट किया करो, नोट्स बनाने की हैबिट डालो। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।